नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। यूजीसी नेट जेआरएफ की इस श्रृंखला का ये आखिरी वीडियो है। यहाँ पर से हम इस सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि ये कहना भी एक झूठ होगा कि हम पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी भी चीज़ को पूरा समझ नहीं सकते। क्योंकि ये जब हम दर्शन पढ़ रहे थे तो हमने ये सीखा था कि आप कभी भी संपूर्ण नहीं जान सकते। आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप सब कुछ जानते हैं। जैन दर्शन में ये कहा जाता है। इसलिए जैन दर्शन स्यादवाद की बात करता है कि स्याद मैंने देखा कि मेरे सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है। क्योंकि आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि आपके सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है। हो सकता है कि जब आप पास में जाकर देखो तो वो एक लंबे बालों वाला लड़का हो। इसीलिए जैन दर्शन कहता है कि स्याद यानी कि आप कभी भी ये 100% की गारंटी नहीं दे सकते कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। इसलिए हमेशा स्याद शब्द का इस्तेमाल कीजिए कि भाई एक परिस्थिति में ऐसा हो भी सकता है, एक परिस्थिति में ऐसा नहीं भी हो सकता है। जिस परिस्थिति में मैं सामने खड़े व्यक्ति को देख रहा हूँ, उस परिस्थिति में वो मुझे एक खूबसूरत लड़की नज़र आ रही है। हो सकता है कि दूसरी परिस्थिति में वो कोई और हो, लेकिन मेरी परिस्थिति में मैं उसे वही देख रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा झोल झाल वाली बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा एक माध्यम पर मत टिके रहना दोस्त। हमेशा बैक बोन की तरह पीछे से जिस तरह से हमारा पूरा शरीर मजबूत है, लेकिन रीढ़ की हड्डी हमेशा हमें तान कर रखती है, उसी तरह आपकी पढ़ाई किसी कोचिंग से हो या फिर आप कहीं ऑनलाइन कोर्स से पढ़ें या फिर इन वीडियोस को देख रहे हो, इसके बावजूद आपको उन बुक्स को पढ़ना है जिन बुक्स को पढ़कर ये नोट्स बनाए गए हैं। आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, उसके बाद आपको बराबर रिवीजन करना है, बराबर टेस्ट सीरीज़ लगानी है, यूनिट वाइज टेस्ट देना है, PYQ MCQ सब कुछ देखना है। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे उम्मीदवार बन सकते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। तो आइए PhD करते समय किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ये हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये क्यों फ़ायदा होगा, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करते हो, मान लो आपने की दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD। दिल्ली बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उतना बड़ा एग्जाम्पल भी नहीं लेते। मान लो आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD की, ठीक है। अब अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, और जब आप उन्हें बताओगे कि भैया आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD की है, तो लोकल यूनिवर्सिटीज़ की तुलना में आपका प्रभाव उनके ऊपर इनडायरेक्टली ज़्यादा पड़ेगा। ये तो बस एक पॉइंट था। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर के लिए भी इंटरव्यू दोगे तो इससे आपके सिलेक्ट होने की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। ये सिर्फ एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। तो जब आप बड़ी यूनिवर्सिटी से PhD करोगे तो सही मायने में आपके ऊपर दबाव रहेगा और आप एक बेहतरीन PhD करोगे, जिससे आपको न केवल भविष्य में आपके भविष्य में फ़ायदा होगा, बल्कि आप समाज के लिए वाकई कुछ कर पाओगे। क्योंकि कई लोकल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि कब क्या हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कोई खबर नहीं रहती है। लेकिन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें हर काम सिस्टमेटिक होता है, तो ये आपको एक फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें जो प्योर क्रीम लेयर के बच्चे होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, और कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो आपको एक माहौल मिलता है। और साथ ही साथ वहाँ पर नेशनल लेवल का माहौल होता है, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो PhD तो करनी ही है, मेहनत करके काफ़ी अच्छी रैंक लेकर आइए और कोशिश कीजिए कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करने का मौका मिले और आपकी PhD राष्ट्रपति के हाथों आपको मिले। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं
उनका जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ होती है उनका हेड राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो देखिए, ऐसे विषय से पीएचडी के लिए आवेदन करें जिसमें कम पीएचडी हो, इससे सेलेक्ट होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा विषय भी नहीं होना चाहिए जिसकी जानकारी अधिक और कम मेहनत से ऐसा विषय भी हो जिसकी जानकारी अधिक और कम मेहनत से मिले, क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आसानी से किसी बच्चे को सेलेक्ट नहीं करती है, उसके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो जब आप एक यूनिक टॉपिक उनके पास लेकर जाओगे तो वो कहीं ना कहीं जिज्ञासु होंगे और आपको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढना जो समाज के हित का हो, जो प्रेजेंट से रिलेवेंट हो, जो फ्यूचर में लोगों के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए, और साथ ही साथ वो एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसके बारे में जानकारी आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो इससे आपका सिलेक्शन थोड़ा जल्दी हो सकता है। अब देखिए, पीएचडी करते समय पीएचडी का मुख्य आधार प्राथमिक स्रोत होने चाहिए। मुख्य आधार क्या होता है? मुख्य आधार होता है फर्स्ट एविडेंस, मतलब कि माफ़ कीजिए, आपकी पीएचडी या आपकी थीसिस सिर्फ राइटरों की कोटेशन या फिर सेकंड जो रिलेवेंट बुक होती है, जो रेफरेंस बुक होती है, उनके आधार पर आपकी थीसिस कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। आपकी थीसिस जो फर्स्ट एविडेंस होते हैं ना, उनके आधार पर आपकी थीसिस कंप्लीट होनी चाहिए। प्राथमिक स्रोत को आधार बनाकर द्वितीयक स्रोत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट एविडेंस होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो प्योर रिसोर्सेज होते हैं, उनका आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? तो ये अब आप यहाँ पर देख लीजिए। प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक अध्ययन के मौलिक स्रोत होते हैं, अर्थात ऐतिहासिक तथ्यों का मूल रूप में संग्रह प्राथमिक संग्रह कहलाता है। ये घटना के काल के होते हैं, तत्समय तथा इसमें हस्तक्षेपी तत्व कम होते हैं। मान लीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जिस दिन प्लेन क्रैश में उनकी दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु संभवतः मानी जाती है, अगर आपको उस दिन क्या चल रहा था विश्व में, अगर आप आज के किसी राइटर के नज़रिए से पढ़ोगे तो उससे ज़्यादा मायने क्या रखता है? उससे ज़्यादा मायने रखता है जिस दिन वह घटना घटित हुई, उस दिन के बाद जो न्यूज़पेपर प्रकाशित हुए अगले दिन उन्होंने क्या छापा, वो फर्स्ट एविडेंस माना जाएगा, और जो आज के राइटर उस घटना का जिक्र करेंगे वो सेकंड एविडेंस माना जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि भैया जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन क्रैश हुआ, उसके दूसरे दिन जो न्यूज़पेपर ने लिखा उसको आधार बनाकर आप आज के किसी राइटर जिसने उस घटना का जिक्र किया है उनकी बुक से कोई बेहतरीन कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे प्राथमिक स्रोत को आधार बनाकर द्वितीयक स्रोत का इस्तेमाल आप बखूबी कर लेंगे और आपकी पीएचडी बहुत सुंदर यहाँ पर से नज़र आएगी। अब जैसे किसी महत्वपूर्ण अवसर पर घटना का लिखा गया यथा तथ्य विवरण जैसा था वैसा लिखा, किसी चश्मदीद का प्रस्तुत विवरण, पुरातात्विक अभिलेख, निजी डायरिया, किसी घटना के काल की लिखित सामग्री, फोटोग्राफ, आत्मकथा आदि, ये सब किसमें आते हैं? ये सब प्राथमिक स्रोत में आते हैं। द्वितीयक स्रोत की बात करते हैं तो ये प्राथमिक स्रोत पर आधारित होते हैं और इनमें प्राथमिक स्रोत की तुलना में हस्तक्षेपी तत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। द्वितीयक स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का ऐसा विवरण होता है जो मूल संग्रह से बाद का और उस पर आधारित होता है, अर्थात वे घटना के काल के नहीं होते हैं, तत्कालिकता का अभाव होता है। अब इसको समझिए। कोविड 2021-22 कोविड काल रहा, कोरोना महामारी ने हमको परेशान किया। तो अब देखिए कि कोरोना महामारी के समय पर जो लोग रहे होंगे, जो डॉक्टर्स रहे होंगे, उन्होंने जो बयान दिए होंगे वो प्राथमिक स्रोत कहलाएंगे। ठीक है, अब उन्हीं बयानों को आधार बनाकर अगर कोई आर्टिकल लिखता है उनके बयानों को आधार बनाकर, तो वो उनका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा
द्वितीयक स्रोत। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए कि सामान्यतः द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत की व्याख्या होती है। व्याख्या होती है मतलब वह प्राथमिक स्रोत के बारे में ही बातें करती है, बस थोड़े विस्तृत रूप में वह बात करती है। अब जीवनी, सरकारी रिपोर्ट आदि इसमें शामिल होती है। अब द्वितीयक स्रोत भी प्राथमिक स्रोत की तरह उपयोगी होते हैं और कई बार प्राथमिक स्रोत से प्राप्त जानकारी का अलग दृष्टि से विश्लेषण कर नए तथ्य प्रस्तुत करते हैं। इतिहासकार शोधार्थी अपने विषय पर लेखन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन इतिहासकार का लेखन यथातथ्य और विश्वसनीय करना चाहिए। विश्वसनीय तभी होता है जब वह प्राथमिक स्रोतों पर मूल रूप से आधारित हो। तो आप भले ही द्वितीयक स्रोतों का सहारा लीजिए, लेकिन आपके इतिहास लेखन का आधार प्राथमिक स्रोत ही होने चाहिए। अब यहाँ पर तृतीयक स्रोत भी होते हैं। ये क्या होते हैं ये देखते हैं। तो ये इतिहास के अध्ययन के ऐसे स्रोत होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के संबंध में सूचना देते हैं। इनमें कोई नवीन तथ्य की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जैसे संदर्भ ग्रंथ सूची। तो ये सिर्फ हमें जानकारी प्रदान करते हैं, इनसे कुछ नया नहीं निकलता है। जैसे हम बुक्स वगैरह देखते हैं ना, जो बड़ी बड़ी मोटी किताबें होती हैं वो इनमें शामिल होती है। तो देखिए, संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी इसको कहते हैं। तो कोई एक स्रोत, अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि कोई एक स्रोत किसी एक घटना के लिए प्राथमिक हो सकता है, तो किसी अन्य घटना के लिए द्वितीयक भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई एक एविडेंस किसी घटना के लिए फर्स्ट एविडेंस, तो किसी घटना के लिए सेकंड एविडेंस हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए रामचंद्र, अब यहाँ पर हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संदर्भ ग्रंथ सूची है उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची। अब हम यहाँ पर देखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। इसमें प्राथमिक स्रोत होते हैं, फिर द्वितीयक स्रोत इसमें होते हैं। अब जो लिखने का तरीका होता है संदर्भ ग्रंथ सूची को, संदर्भ ग्रंथ सूची किसको कहते हैं, जब आप किताबों को पढ़ते होंगे तो अगर उसमें किसी दूसरे राइटर की, मान लीजिए बिपिन चंद्रा ने अपनी किताब में किसी दूसरे राइटर को कोट किया, उन्होंने कहा कि भाई जो हीगल है वह कहता है कि भाई इतिहास से मनुष्य यही सीखता है कि वह इतिहास से कुछ नहीं सीखता। अब उसने ये लाइन लिखा होगा और जहाँ पर फुल स्टॉप लगाया होगा उसके ऊपर उसने 1 नंबर 2 नंबर ऐसा कुछ डाला होगा। फिर उसके जो पेज है उसके सबसे नीचे उसने ये बात को बताया होगा कि भाई ये लाइन जो है ये मेरी नहीं है, ये हीगल की लाइन है और वह उसकी इस किताब से ली गई है। तो इसको कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। तो अब इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे रामचंद्र गुहा की कोई पुस्तक है, जो उनकी पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, उसका वॉल्यूम 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए ऐसे लिखते हैं, और पब्लिकेशंस का नाम भी आपको लिखना है। अगर किसी की ऑटोबायोग्राफी है या फिर जो पुराने कई बहुत पुरानी किताबें हैं जो पब्लिकेशंस में नहीं छपी है, तो वहाँ पर पब्लिकेशंस नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिखेंगे। द्वितीयक स्रोत में लिखने का तरीका, गुहा रामचंद्र, इंडिया आफ्टर गांधी, वॉल्यूम 3, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2009, पेज 70। इस तरह से इसको लिखा जाता है। किसको, संदर्भ ग्रंथ सूची को इस तरह से लिखा जाता है। अब इसके बाद में देखिए कि अगर कोई आधुनिक किताब है तो उसका पब्लिकेशन वर्ष व स्थान होगा। प्राचीन या मध्यकालीन जो किसी पब्लिकेशन से प्रकाशित नहीं हुई उसका पब्लिकेशन वर्ष व स्थान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह किसी पब्लिकेशन में नहीं छपी और ना ही उसका कोई वर्ष सटीक रूप से हमें ज्ञात है। इतिहास की शोध विधि में किसी विषय पर लेखन के संदर्भ ग्रंथ सूची ऐतिहासिक स्रोत से शुरू होकर उसी पर समाप्त होती है।
संदर्भ ग्रंथ सूची में शोधार्थी या इतिहासकार द्वारा विषय के लेखन में उपयोग में लाए गए ऐतिहासिक स्रोतों का विवरण दिया हुआ होगा। इस विवरण में ग्रंथ सूची को प्राथमिक स्रोतों या द्वितीयक स्रोतों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐतिहासिक लेखन में संदर्भ ग्रंथ सूची सबसे अंत में दी जाती है। संदर्भ ग्रंथ सूची से लेखन की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि संदर्भ ग्रंथ सूची से हमें पता चलता है कि भाई जो लेखक है या जो शोधार्थी है उसने प्रमाणों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर से किया है। अगर उसके जो संदर्भ ग्रंथ सूची में हमें सटीक प्रमाण मिलते हैं तो इसका ये मतलब है कि उसने एक शानदार शोध उसने किया है। इसीलिए ये ध्यान रखना कि जब भी आप पीएचडी करो तो किसी नॉर्मल से इतिहासकार की बात मत करना। बहुत ठोस जो व्यक्तित्व है उनकी बात आपको करनी होगी। ऐतिहासिक लेखन में संदर्भ ग्रंथ सूची सबसे अंत में ही दी जाती है। ऐतिहासिक लेखन में संदर्भ ग्रंथ सूची सबसे अंत में दी जाती है। संदर्भ ग्रंथ सूची से लेखन की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है। क्या संदर्भ ग्रंथ सूची से लेखन की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है। संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने का तरीका कैसा होता है, जो हमने अभी रामचंद्र गुहा से सीखा। कैसे लेखक का उपनाम आता है। क्या आता है? उपनाम। रिसर्च एप्टीट्यूड में अक्सर इस तरह का प्रश्न भी बनता है। लिखने का तरीका पूछ लिया जाता है तो कैसे लिखते हैं? पहले उपनाम लिखते हैं। जैसे मेरा नाम विकास टेकरे है तो यहाँ पर पहले टेकरे लिखेंगे, फिर उसके बाद में विकास लिखेंगे। ठीक है। फिर पुस्तक का नाम लिखेंगे इटैलिक में, फिर उसके बाद में कौन सा वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। वॉल्यूम का मतलब है संस्करण। ठीक है। उसके बाद में पुस्तक कब छपी वो लिखना है, और कहाँ से छपी, कौन से ज़िले से छपी वो लिखना है, और किस कंपनी ने छापी वो यहाँ पर लिखना है। तो ये सारा विवरण हमको यहाँ पर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ें हमने सीखी, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें सीखी कि किस तरह से जो स्रोत होते हैं उनका इस्तेमाल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोतों का इस्तेमाल इतिहास में शोध करते समय करते हैं। और अगर आप प्राथमिक स्रोत का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और सेकेंडरी स्रोत का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पीएचडी बहुत शानदार होगी और वह ज़रूर समाज में एक बेहतरीन परिवर्तन लेकर आएगी। तो दोस्तों, ये इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो था, और चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैन दर्शन ये सिखाता है कि कभी भी आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपने 100% किया है, या फिर आप जो दावा कर रहे हैं वो 100% है। इसी तरह मैं भी ये दावा नहीं करता कि 100% मैंने वो आपको दिया है जिसके दम पर आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। लेकिन मैं ये दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि मैंने जो आपको दिया है उससे आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको किताबें पढ़नी होंगी, इसके साथ साथ आपको प्रॉपर रिवीजन करना होगा, टेस्ट देना होगा, PYQ, MCQ, यूनिट टेस्ट, ये सब आपको करने होंगे, और आपको अच्छी किताबें पढ़नी होंगी तो आप ज़रूर नेट JRF के एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। अगर आप इस वीडियो के आखिर तक बने हैं और अगर आपने सीरीज़ के सभी वीडियोस को देखा है तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी मेहनत को सार्थकता प्रदान की। मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।